तो आज का नया लेसन क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाता हूं सभी लोगों को रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन। ये काफी हेल्प करेगा आपको अपनी प्रिपरेशन में, चाहे इस साल या फिर अगले साल जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। लिसन टू दिस थिंग वेरी क्लियरली। 5 मिनट लूंगा, एक इंपॉर्टेंट लेसन। देखो भाई, मेंस एग्जामिनेशन में मैंने क्या देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस, उसको बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में कीड़ा, कि दे वांट टू डू सम वैल्यू एडिशन, इजंट इट? सभी को लगता है ना सर वैल्यू एडिशन कहां से करें। ये पिछले 4-5 साल का ही फिनोमिना है, 6 साल का फिनोमिना होगा कि वैल्यू एडिशन करने का हमें बहुत शौक है, कि वी वांट टू डू सम वैल्यू एडिशन। हमने जो एक बेसिक सोर्स पढ़ा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो रिगार्डिंग दिस थिंग, वन और टू थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू। देखो, सबसे पहले तो मेरा क्या सजेशन है आपको, पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बिफोर आई गिव यू द सजेशन, बिकॉज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। दोज हु हैव जस्ट स्टडीड वन टॉपिक फ्रॉम वन सोर्स without doing the answer writing, how do you know that you need value addition? आपको पता कैसे लगता है कि आपको किसी टॉपिक में वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है? हाउ डू यू नो? मतलब मे बी ऐसा हो सकता है द सोर्स विच यू हैव स्टडीड, उसमें जितना कंटेंट दिया है इट इज गुड इनफ टू प्रोड्यूस एन आंसर जो कि रफली 2 पेज का हो या 3 पेज का हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आपने जो पढ़ा है, भाई किसी भी टॉपिक पे XYZ कोई भी टॉपिक आप पिक कर लो, उस टॉपिक पे पढ़ने को तो आप कितना भी कंटेंट पढ़ सकते हो, बट यू नीड टू गैदर दिस मच कंटेंट ओनली विच इज रिक्वायर्ड टू फिल 2 पेजेस, इजंट इट? लेट्स से कोई भी एग्जांपल, लेट्स से नक्सलिज्म का एक सिंपल टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स से कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म। अब कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म आप चाहो तो 10 पेज के याद कर लो, बट पेपर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा से ज्यादा ऑल यू नीड टू नो 8 to 10 पॉइंट्स। 8 से 10 पॉइंट अगर नक्सलिज्म के आपके पास हैं कि कॉजेस क्या है नक्सलिज्म के, उससे ज्यादा कहीं लिखने ही नहीं पड़ेंगे। सो पहला मेरा सजेशन ये है कि लिख के ही पता लगेगा कि डू वी रियली नीड द वैल्यू एडिशन इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट। ठीक है, पहली चीज तो ये है। सो मेरा सजेशन हमेशा रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के यही रहता है, मेक वन थंब रूल दैट यू शुड स्टडी वन टॉपिक फ्रॉम वन सोर्स ओनली। एक टॉपिक के एक ही सोर्स पकड़ो, उस सोर्स को पढ़ो, उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो, लाइक PYQ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लिखे, है ना। अब इसके बाद इफ यू फील कि वैल्यू एडिशन करना है, भाई एनरिचमेंट बोलूंगा मैं उसे रादर, है ना, कि अपने आंसर को और कितना एनरिच किया जा सकता है। मे बी सर्टेन 1 or 2 पॉइंटर डेटा रिलेटेड कुछ ऐड कर दिया, कोई कमीशन ऐड कर दी, isn't it? So such kind of point you can add, उसको वैल्यू एनरिचमेंट बोलते हैं। अब here is the final suggestion, ये जो वैल्यू एनरिचमेंट है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को एनरिच करने के लिए दूसरा सोर्स उठा लेते हैं, सेकंड सोर्स दे पिक। अब आप जब सेकंड सोर्स पिक करते हो ना किसी भी टॉपिक के लिए, यू विल स्ट्रगल इन दैट टॉपिक, हमेशा देखा है मैंने। यू विल स्टडी टू पर्टिकुलर मटेरियल फॉर वन टॉपिक, अब आपको बाद में लगेगा इसको मर्ज करूं, इसको कंबाइन करके एक नोट्स बना लूं, है ना। ये प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करोगे। तो मेरा क्या सजेशन रहता है आपको, फॉर द वैल्यू एनरिचमेंट फॉलो रिवर्स इंजीनियरिंग। आप वैल्यू एडिशन या वैल्यू एनरिचमेंट के लिए इन योर आंसर इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करो। रिवर्स इंजीनियरिंग इज द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड बाय जापान फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हो। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में आप क्या करो, यहां पे आपने कोई भी टॉपिक एक पर्टिकुलर मटेरियल से पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन लिख के देख लिए। अब अगर आपको उसको वैल्यू एनरिचमेंट करना है, तो जो भी मार्केट में टेस्ट पेपर हैं, भाई हम सारथिया इसमें आपको हमेशा ये बोलते आए हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, बट क्वेश्चन आंसर यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम अदर सोर्स एज वेल। विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, बट जो क्वेश्चन आंसर है वो आप मार्केट से और भी इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस करके देखो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने विजन के, फोरम के टेस्ट पेपर मार्केट से जेरोक्स कॉपी उठा लिया। अगर आप किसी भी सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि सर सोसाइटी में ना ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहा और ऐसा लग रहा है कि थोड़े कंटेंट की और रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट आई विल डू, मार्केट से जो टेस्ट पेपर है सोसाइटी के सारे क्वेश्चन वहां से निकाल लूंगा मैं। लेट्स से एक कोई किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज की भी बात अगर करें, है ना, तो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज में भी सोसाइटी के 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, बस उससे ज्यादा नहीं होंगे, 50 to 60 क्वेश्चन एट मैक्स। अब ये जो 50 to 60 क्वेश्चन है एंड इनका जो मॉडल आंसर है, दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर योर वैल्यू एनरिचमेंट।
इनके मॉडल आंसर सालों की रिपोजिटरी है ना। इसमें 5 साल पहले भी अगर कोई करंट का न्यूज आया होगा तो इन्होंने अपने मॉडल आंसर में ऐड किया हुआ होगा। समझ में आया? ठीक है, तो वैल्यू एनरिचमेंट के लिए यहां पे आप इन 50-60 क्वेश्चन को पकड़ो और इनकी मॉडल आंसर से एनरिचमेंट करो। और इनको करने का क्या तरीका है, जब आप ये 50-60 क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर पढ़ना शुरू कर दिया। रीड द क्वेश्चन, एक रफ पेज अपने पास रखो, है ना, रीड द क्वेश्चन एंड उस रफ पेज में 2 से 3 मिनट में उसका आंसर ब्रेनस्टॉर्म करो, पूरा नहीं लिखना, है ना। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग बाय नाउ कि आंसर राइटिंग इज आल्सो मेनली थिंकिंग प्रोसेस, है ना। अगर आप थिंकिंग कर रहे हो तो अपने आप आंसर राइटिंग हो रही है। तो उस क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्म करा 3 से 4 मिनट में, उसके बाद उसका मॉडल आंसर पढ़ लिया और मॉडल आंसर में जो पॉइंट अच्छा लग रहा है उस टॉपिक के हिसाब से, है ना, उसे अंडरलाइन कर दिया, है ना, मार्क कर दिया और बाद में उसे ऐड कर लिया, बाद में रिवाइज कर लिया। सो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी, अगेन यू विल एंजॉय टुडे सेशन, है ना। अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असेस द इफेक्ट ऑफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी on the traditional lifestyle of tribal communities। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ट्राइबल कम्युनिटीज का, उस पे क्या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का इंपैक्ट है, उसे असेस करना है ना। तो देखो ये इस पर्टिकुलर पार्ट को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट, इजंट इट। तो पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट दोनों में हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आपको याद होगा भाई मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी क्या है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वही मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इंडिया में लेके आता है ना। तो इसका इंपैक्ट इफेक्ट आपको असेस करना है ना। तो आपको याद होगा मैंने आपको कोड बोला था, ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज सोर्ड। सो जब भी किसी सेक्शन पे उसका इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाउ हैज दिस इन्फ्लुएंस्ड एथनिक टेंशंस। तो एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि जो एथनिक टेंशंस आप देखते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर इशू, तो जो एथनिक टेंशंस हैं मे बी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ नक्सलिज्म, है ना। तो कैसे उन एथनिक टेंशंस के पीछे का जो कॉज है वो ये एलपीजी रिफॉर्म्स है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। अंडरस्टूड? सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रो यहां पे सिंपल, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट सेट करो, है ना, कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इज लेड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। In India, this phenomena was exacerbated after 1991 economic reforms. It has impacted tribal population. Simple. एक ये कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन का डेटा दे सकते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, है ना। दे आर द इंडिजिनस पीपल, है ना, हु आर वेरी मच इंटीग्रेटेड विद द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ऐसा करके कुछ या तो ट्राइबल पीपल के राउंड कर दो या फिर मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को एक्सपैंड कर दो। सिंपल, मेरा सजेशन यही रहेगा, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को थोड़ा एक्सपैंड करो, उससे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा सेट होता है, ठीक है। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हमने यहां पे समझाया। फिर पहले नेगेटिव इंपैक्ट डिस्कस कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जो आपको सही लगे, आपकी थिंकिंग, आपका जो खुद का फ्लो है, नेचुरल फ्लो, वो सोचो, है ना। सो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपैक्ट है, 1-2 पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप लिखोगे। नेगेटिव में सिंपल है, फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन लीड टू कल्चरल डाइल्यूशन, उनके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, दे आर फेसिंग द थ्रेट, इजंट इट। एक्सप्लॉइटेशन है, तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। हेल्थ में देखो, एजुकेशन के स्फेयर में देखो, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर देखो, उनके लीगल एंड पॉलिसी मैटर्स देखिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है किसी भी ट्राइबल एरिया में, तो लैंड एक्विजिशन एक इशू है, उनका डिस्प्लेसमेंट है, जल जंगल जमीन का इशू है। इसके बाद पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है भाई, फॉर एग्जांपल ट्राइबल पीपल दे गॉट अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर ग्लोबलाइजेशन मार्केट इकोनॉमी ने कुछ अपॉर्चुनिटी थ्रो की तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ने उन अपॉर्चुनिटी को से बेनिफिट उठाया है ना। फिर उनके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनको ग्लोबल मार्केट भी मिली है, इजंट इट। याद है आपको ये थीम? तो डबल एज सोर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट आप लिखिए। अब आपको थर्ड पार्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एथनिक टेंशंस। देखिए, जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, इट एसेंशियली क्रिएट इनइक्वालिटी। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी एसेंशियली क्रिएट इनइक्वालिटी,
अब उस इनइक्वालिटी से एथनिक टेंशंस बढ़ेंगे, ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल। एथनिक टेंशन को आप 2-3 पार्ट में देख सकते हो। एक तो ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, लाइक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे ट्राइबल ग्रुप से लड़ रहा है। फिर ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, फॉर एग्जांपल असम, है ना, उल्फा का ओरिजिनेशन हुआ, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट बांग्लादेशी पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइबल वर्सेस स्टेट, ट्राइबल वर्सेस स्टेट, है ना, बेसिकली जो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट, है ना, हियर द ट्राइबल पीपल इज फाइटिंग इंडियन स्टेट। तो अब इसको लिंक करते जाओ कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का यहाँ पे क्या इंपैक्ट है। अगर हम ट्राइबल वर्सेस स्टेट की बात करेंगे तो नागालैंड पीपल फील दैट देयर आइडेंटिटी इज सप्रेस्ड, देयर कल्चरल ऑटोनॉमी इज सप्रेस्ड, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सिंपल है। इफ यू टॉक अबाउट ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, सो ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, इट लेड टू द आउटसाइडर कमिंग इन इंडिया, isn't it? और ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ था, उसी को मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। फिर ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल क्या है, इनइक्वालिटी, सोशल सेग्रीगेशन विद इन द ट्राइबल कम्युनिटी। जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी सबसे बड़ा गेम प्ले करता है वो है इनइक्वालिटी, ट्राइबल वर्सेस अदर में भी एंड विद इन ट्राइबल पीपल भी, क्योंकि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आई उसका सबने इक्वल बेनिफिट तो नहीं उठा पाए, तो विद इन ट्राइबल कम्युनिटी भी हायरार्की आ गई। अर्लियर इट वाज इगैलिटेरियन सोसाइटी, भाई ट्राइबल कम्युनिटी का जो कोर ट्रेडिशनल फीचर है वो है इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो उसमें इनइक्वालिटी आ गई, वहां से सोशल टेंशन आ गई। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे कहीं आइडेंटिटी इशू आ गए, है ना, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की वजह से दे फेल्ट कि उनकी आइडेंटिटी सप्रेस्ड है, तो वहां से एथनिक टेंशंस आ रही हैं, रीजनल मूवमेंट्स आ रही हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? लिख दोगे थोड़ा दिमाग लगा के? कंक्लूजन में क्या लिखोगे, है ना, तो ट्राइबल पंचशील, दैट ट्राइबल शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट एज पर देयर ओन जीनस। टाइम स्टार्ट कर रहा हूं। फिफ्टीन मार्कर है, याद रखना, आराम से लिखो, काफी चांस है इस क्वेश्चन के आने के। देखो यूपीएससी यही करता है, मणिपुर इशू से, मणिपुर इशू तो पूछेगा नहीं, बट इस हिसाब से कुछ डिजाइन करके कहीं सोसाइटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डन, टाइम अप। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अनदर सिंपल क्वेश्चन, है ना, जिसमें कि हम कुछ नया एडिशन करेंगे। इसको भी अगेन मैं 15 मार्कर बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। कंपेयर द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म विद दैट ऑफ द वेस्टर्न मॉडल, ऑल्सो एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सेक्युलरिज्म, है ना। देखो अब दिस इज अ सच क्वेश्चन जो कि सबने पढ़ा होगा। टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली, दोज हु हैव स्टडीड थोड़ा सा भी सोसाइटी अगर आपने पढ़ा है, एक भी बार अगर सेक्युलरिज्म का टॉपिक कहीं से पढ़ा है, तो यू मस्ट हैव स्टडीड दिस थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, है ना। दिस क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड 3 to 4 टाइम्स, है ना। अब कैसे लिखें इस क्वेश्चन को कि हम 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा खींच जाए, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर मुश्किल क्वेश्चन आता है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि कुछ हम थोड़ा सा भी लिख के कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं। बट इन सच क्वेश्चन, सबको आता होगा ये क्वेश्चन जो भी सीरियस है एग्जामिनेशन को लेके, है ना, हाउ टू ब्रेक दैट कॉम्पिटिशन, दैट बिकम्स अ चैलेंज। अब मेरा सजेशन यहां पे क्या रहता है, क्या चीज सिखाने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको। देखिए इन सच क्वेश्चन you it is very difficult to beat your competitor by writing more number of points. ध्यान से सुनना मेरी बात, in such easy question it is very difficult to beat your competitor by writing more number of point। मतलब आप ये सोच रहे हो कि जो डिफरेंस है बिटवीन इंडियन मॉडल एंड वेस्टर्न मॉडल, उसमें अगर किसी ने 8 पॉइंट लिखे हैं और किसी ने 9 या 10 पॉइंट लिखे हैं तो 100% 9 या 10 वाले को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आई डोंट थिंक, दिस इज नॉट हाउ आई एम बिलीविंग। मतलब अगेन मैं वही बोलूंगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो, कि एग्जामिनर नोटिस ही नहीं करेगा कि इसने 8 पॉइंट लिखे और इसने 9 लिखे हैं, ठीक है। बट अगर यहां पे इन सच क्वेश्चन यू कैन ओपन सर्टेन अदर डायमेंशन, डायमेंशन एक तो यहां पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल। इफ यू कैन ओपन सर्टेन अदर डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन, है ना, चाहे ब्रीफली ओपन आप करो उसको, तो यू कैन बी अश्योर्ड
कि जब वो 10 कॉपी देखेगा, 10 कॉपीज आएंगी उसके सामने, 10 में से 8 या 9 सेम कथा लिख रहे होंगे, है ना, कि वो सर्वधर्म संभव, सब वही कथा लिख रहे हैं, सबको आती है वो कथा, बट एक कॉपी वहां पे ये आएगी जो कोई एक डायमेंशन जो कि रेलेवेंट होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि रेलेवेंट होगी, तो अगर वो आप ओपन अप कर पाए तो वो आपको 1 या 2 नंबर का एज दे सकता है। इट विल मेक योर आंसर स्टैंड आउट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इन दिस क्वेश्चन, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल will talk about difference between the two model. Here I am suggesting you this thing. It is asking you to compare. It is not asking the difference. वो तो हमारे माइंड में है कि डिफरेंस ही लिखना है. It is asking you to compare. तो इंडियन मॉडल और वेस्टर्न मॉडल में कुछ सिमिलैरिटी भी होगी, isn't it? ठीक है, तो अब इसको लिखना सीखते हैं. सेकेंड पार्ट तो इजी है फिर, कि इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए चैलेंजेस लिखने हैं और 15 मार्कर है, चैलेंज बोल रहा है तो वे फॉरवर्ड भी लिख देना, जितनी जगह बचेगी उस हिसाब से. सो इंट्रोडक्शन, अब यहां पे इंट्रोडक्शन में भी आप देखो वही क्लीशेड इंट्रोडक्शन लोग लिखते हैं, सेक्युलरिज्म मीन सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, सब लोग वही लिख रहे हैं. और अगेन वो आपको आगे डिफरेंस में भी लिखना पड़ेगा, आगे के भी पॉइंट्स में वही बात लिख रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. सेक्युलरिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ wants to promote liberal, scientific and rational values in the life of an individual. सिंपल ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचो चीजों को, है ना. जो देखो इजी क्वेश्चन है ना, वहां पे थोड़ा सा अलग अपने को सोचना पड़ेगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहां पे बस उसकी डिमांड सेटिस्फाई कर दी तो भी हो जाएगा. ठीक है, तो सेक्युलरिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ wants to bring liberal, rational and scientific values to the life of an individual. सिंपल ये, ठीक है. इसके बाद लिखो देयर आर टू मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल एंड वेस्टर्न मॉडल. देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज भी तो है दोनों में. क्या क्या सिमिलैरिटी है? एट मैक्रो लेवल बोथ प्रीच सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. कंप्लीट सेपरेशन होना हो, सेपरेशन तो है ही ना दोनों में, ठीक है ना. सेपरेशन दोनों ही प्रीच करते हैं, सेपरेशन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? बोथ want to limit the religion in individual life. Both want to promote secular, वही liberal, intellectual, scientific, ये सब values public life में promote करना चाहता है, isn't it? ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. Both, second point क्या हो गया? Rational, scientific, liberal value. Third point क्या है? Both model of secularism define the relationship between state, religion and individual. पढ़ा है ना वो, आपने ट्रायंगल सा बनाते हैं, ठीक है. तो स्टेट, रिलीजन एंड इंडिविजुअल, इजंट इट? समझ में आया? तो ऐसे करके एक दो पॉइंट खुद सोचना, 3 मैंने बताए, एक सोच लो, काम हो जाएगा. अब एग्जामिनर जो कोई डिफरेंस में 8 या 9 पॉइंट लिख रहा है ना, कोई 8 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, ऑब्वियसली बहुत कम नहीं लिख रहे वहां पे, पर एक दो पॉइंट मैटर नहीं करेंगे, है ना. क्या मैटर करेगा कि किसी ने यहाँ पे सिमिलैरिटी भी लिख दी, वो उसको अलग से नजर आएगा. अब बताओ, लॉजिकल लगती है ये बात? अगेन सब कुछ लॉजिकल सोच के ही हम डिसाइड कर सकते हैं. ऐसा यूपीएससी ने तो कुछ नहीं बताया, लॉजिकल लग रही है ये बात, समझ में आई, जो कहानी सिखाना चाह, यार इसका आंसर तो लिख लेंगे, है ना. इन क्वेश्चंस के थ्रू आई वांट टू टीच यू आंसर राइटिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, डन. चलो इसके बाद डिफरेंस, फिर डिफरेंस पे आना. अब डिफरेंस में वो चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना. लाइक मैं आपको बता देता हूं क्या क्या डायमेंशन है. लाइक डेफिनेशन, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, है ना. तो ऐसे करके आप मल्टीपल डायमेंशन लिख सकते हैं. फिर स्टेट या स्टेट का रोल, तो स्टेट रोल क्या है हमारे यहाँ पे? स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर, है ना. वहां पे क्या? स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर. ठीक है, ऐसे करके जो भी डिफरेंस आपने याद किया वो लिख सकते हैं. लीगल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन इंडियन मॉडल cultural diversity is recognized in the legal system. For example, India still does not have the uniform civil code. We have separate personal laws for the Hindu and the Muslim. But बाहर नहीं है ऐसा, है ना. It's a complete unified legal system is there. ठीक है. इसके बाद और क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे? जैसे फेस्टिवल, religious festival are not recognized in the Western model of secularism, but Indian model of secularism, religious festival are recognized. National holiday है उन दिन पे. समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके जो भी आप डिफरेंस सोच पाओ फिर सोचो, लिखो.
अब आता है चैलेंजेस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे आपको। चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है इंडियन सेक्युलरिज्म? बहुत चैलेंजेस हैं। एक तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, अगेन मैं बोलूंगा ब्रॉड सेंस में सोचो सेक्युलरिज्म को, कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ प्रमोटिंग लिबरल साइंटिफिक एंड रैशनल वैल्यूज, है ना। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स इज अ प्रॉब्लम, इजंट इट? ठीक है। फिर इंडियन मॉडल में ये भी प्रॉब्लम है कि इफ यू अलाउड इंटरवेंशन in the matter of religion, then there are charges of minority marginalization versus minority appeasement. भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बोलोगे कि वो माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, दूसरी को बोलो कि माइनॉरिटी को अपीज करते हैं, बिकॉज यू आर अलाउइंग इंटरवेंशन इन द रिलीजियस मैटर। समझ में आया? फिर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल इन सबरीमाला केस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 14। फिर आपको याद होगा मैंने कंटेंट में बताया था आर्टिकल नंबर 25 एंड 26 में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, लिख दोगे? चलो बस, अब और पॉइंट नहीं बता रहा मैं। कंक्लूजन में जगह जितनी बचे उस हिसाब से वे फॉरवर्ड लिखो, है ना। यू नीड टू राइट वे फॉरवर्ड इन दी कंक्लूजन। अब वो आप दिमाग लगाना, ठीक है। चलो काफी आंसर बता दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ। डन, टाइम ओवर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। दोनों 15 मार्कर हो गए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आर 10 मार्कर, ठीक है ना। ठीक है, तो इस पे मत जाना। अब यहां पे क्या लिखा है, पहले दोनों हमने 15 मार्कर कर लिए, नेक्स्ट 3 हम 10 मार्कर करेंगे। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑन रीजनलिज्म इन इंडिया, suggest ways to accommodate linguistic diversity in promoting national integration। 10 मार्कर है, मेजरली दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और इजी आंसर हम इसका लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, एंड पहले डायमेंशन में इंपैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑन रीजनलिज्म, या इंट्रोडक्शन में व्हेन यू विल राइट तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से स्टार्ट कर दो कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वेयर देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, around 1500 major languages and others thousands of small dialects, है ना। ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज इंपैक्टेड रीजनलिज्म इन इंडिया, हाउ? फिर देखो, इंपैक्ट ओवर रीजनलिज्म, सब हेडिंग बनाया और अंदर पॉइंट लिखे, मल्टीपल पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखो भाई, हर डायमेंशन में सोचो, लाइक इंपैक्ट ओवर रीजनलिज्म क्या है? फर्स्ट, in India, the creation of linguistic based state, linguistic reorganization of the state, that is the first impact। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड लिखते जाओ। बोले इट इज गुड कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी हैव क्रिएटेड स्टेट, इट हैज लेड टू द डिवोल्यूशन ऑफ पावर। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि पावर डिवॉल्व हुआ, है ना, लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, है ना, लोकल लोगों और डेमोक्रेटिक बनाया ना उसने सिस्टम को, because local level people were able to participate in administration, in politics, in education। फिर लोकल लैंग्वेजेस भी हमने प्रिजर्व करी इसी वजह से, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, बट इट हैज आल्सो इंसाइटेड जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, इट हैज आल्सो क्रिएटेड अग्रेसिव रीजनलिज्म, है ना। फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी है ना। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स लाइक खालिस्तान, ग्रेटर नागालैंड, चलो वो तो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं है, पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स भी हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रीजनलिज्म पे पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप के पॉइंट इंटीग्रेट करके ही लिखो, है ना। अलग अलग आप इनको सोचोगे आपको प्रॉब्लम होगी सोचने में, कोशिश करके देख सकते हो इफ यू वांट, बट मेरा ऑब्जर्वेशन है जब आप इंटीग्रेट करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैसे एकोमोडेट करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को? तो मल्टीपल चीजें हैं, लाइक फेडरलिज्म, लाइक डेमोक्रेसी। ये एग्जांपल आपको याद होगा मैंने दिया था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, है ना। इंडिया हैज हैंडल्ड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, तो इट हैज स्ट्रेंथेंड आवर यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। बट श्रीलंका पाकिस्तान में कुछ और हुआ, याद है आपको। फिर जो फेडरल डिमांड्स है केस बाय केस बेसिस पे वी शुड कंसीडर, है ना। जरूरी नहीं है कि सेपरेट स्टेट दे दें हर किसी को, है ना, बट सेपरेट स्टेट की अगर रिक्वायरमेंट हो, जैसे तेलंगाना था तो सेपरेट स्टेट भी दें, बट कहीं पे थोड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है ना, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, बिल्कुल।
फिर उसके बाद जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पे लिख सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे लिख सकते हैं, मोजेक मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म यहाँ पे लिख सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना। याद है आपको, सारी चीजें पढ़ाई हुई है मैंने आपको, है ना। तो उसी देखो उसी कंटेंट से आंसर निकल रहा है ना। इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से एकोमोडेशन लिख रहे हो, उसमें कंक्लूजन उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। कि आई थिंक यहां पे एक कंक्लूजन और हो सकता है, डाइवर्सिटी, टू मैनेज द डाइवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑटोनॉमी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता ना, तो डाइवर्सिटी डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, है ना। द कोर फोकस along with all these measures we need to focus on inclusive development, because in the absence of inclusive development diversity turn into difference and lead to conflict, है ना। एक अच्छा स्टेटमेंट यहां पे बन जाएगा। चलो डन, टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो 10 मार्कर है, 7 मिनट दूंगा। डन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस क्वेश्चन यू विल राइट ऑन योर ओन, oyo. Evaluate the implication of an aging population for social policies in India. What measures need to be implemented to ensure the well-being of the elderly in a society that traditionally relies on family-based care, है ना। 10 मार्कर है अगेन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, एल्डरली पॉपुलेशन का कोई डेटा आप यहां पे दे सकते हैं, या फिर यू कैन प्रेजेंट दैट यस इंडिया इज एजिंग। फिर सोशल पॉलिसीज पे इंप्लीकेशन लिखे उस चीज का, कि कैसे हमें सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करनी पड़ेगी, जेरियाट्रिक केयर प्रमोट करनी पड़ेगी, है ना। हाउ इंडिया की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो भी चेंज होंगी, लेबर पॉलिसीज भी चेंज होंगी, है ना। फिर क्या हमें लीगल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा एल्डरली पीपल को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो वो सोशल पॉलिसीज के चेंज लिखेंगे, इंप्लीकेशन लिखेंगे उस पे। फिर वे फॉरवर्ड, बेसिकली व्हाट मेजर्स वी आर गोइंग टू टेक, है ना। तो वो आप यहां पे लिखते जाए, तो खुद लिखना आपको। कंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास भी लिख सकते हैं, या फिर डेमोग्राफी से भी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। खुद लिखो, ये कंप्लीट आप पे डिपेंडेंट है। एक आध क्वेश्चन हर सेशन में मैं आपको खुद लिखने को दूंगा। टाइम स्टार्ट। चलिए डन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप लिखना, ठीक है। डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड communal harmony in India. Effect of globalization on communal harmony. Has the integration into the global market exacerbated communal tensions? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे हम, सिंपल स्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो इंट्रोडक्शन में। दूसरा तरीका है यहाँ पे इंडिया की जो कम्युनल डाइवर्सिटी है ना, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। कि इंडिया, इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ आइडेंटिटी अराउंड विच द कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजन हो गया, एथनिसिटी हो गई, कास्ट हो गई, तो इन सब डायमेंशंस के अराउंड कम्युनिटी फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो वो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें इस वाले पार्ट की आंसर के, तो ये क्या बोलता है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कम्युनल हार्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब सेकंड पार्ट पढ़ना, हैज द इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल मार्केट एक्सरसर्बेटेड कम्युनल टेंशन, मतलब यही तो नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली इस आंसर में आपको दो ही डायमेंशन ओपन अप करनी है ना। पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, एंड अगर कुछ स्पेस बचे तो वे फॉरवर्ड, है ना। बिकॉज इन सब क्वेश्चंस में जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, है ना, जहां पे आंसर में दोनों चीजें ओपन अप होती हैं, वहां पे वे फॉरवर्ड थोड़ा रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंक्लूजन नहीं हुआ ना बात का। भाई आपने किसी चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट बता दिए, उसी चीज के आपने नेगेटिव इंपैक्ट भी बता दिए, कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज
इरोडिंग कम्युनल हार्मनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे आपने ब्लैक और व्हाइट दोनों बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तो अब सोचो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है भाई, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द सेक्युलर एजुकेशन has reached to the masses leading to erosion of communal tension, ठीक है, सेक्युलर एजुकेशन हो गया। दूसरा, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कल्चरल एक्सचेंजेस एंड द कल्चरल अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे प्रेजुडिसेस रिड्यूस होंगे। कल्चरल एक्सचेंज समझ में आ रहा है? तो कैसे वो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट कर रहा है। फिर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल स्क्रूटनी इंप्रूव हुई है। भाई आपने ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंडिया या कोई भी XYZ कंट्री हो, वहां पे अगर माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दे विल इंटरवीन। तो इंटरनेशनल स्क्रूटनी इंप्रूव हुई है ना, इंटरनेशनल स्क्रूटनी वाला पॉइंट लिख सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट मैंने बता दिया, 1-2 आप सोचना, ठीक है, कि कैसे कम्युनल हार्मनी इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। फिर अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हुए हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हुए हैं। तो जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड होता है और पॉवर्टी खत्म होता है ना, तो फिर पर्सन लड़ता नहीं है ना, ही और शी विल बी लाइक कि आई एम गेटिंग दिस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर आइडेंटिटी इशू आई विल फोकस ऑन दिस इकोनॉमिक मैटर। मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट लिखो कम्युनल हार्मनी पे। फिर नेगेटिव तो लिख दोगे आसानी से। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इनइक्वालिटी वाला पॉइंट यहां पे आ सकता है। फिर बिकॉज ऑफ होमोजेनाइजेशन थ्रेट कल्चरल असर्टिवनेस इंक्रीज हुआ है ना, तो वहां से कल्चरल रिवाइवल, कल्चरल असर्टिवनेस, वायलेंट भी हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म भी आया है ना। फिर टॉलरेंस रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ मार्केट ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी में जो डोपामाइन कल्चर है कि इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, वहां से पेशेंस इरोड हुआ है। फिर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का कल्चर, उसने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया है ना। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी भी हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। अब आसान काम नहीं है पॉलिटिक्स में करियर बनाना, है ना। अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो इतना इंटेंसिफाइड कंपटीशन है, इतना कुछ स्टेक पे है ना, तो वहां से वो जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी है वो इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो, तो पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड लिख दोगे। वे फॉरवर्ड वही जो पीछे बातें लिखी हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंटरफेथ डायलॉग, है ना, यही सारी चीजें आप लिख सकते हो। देखिए ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम, है ना, ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम कि इंटीग्रेशन हुआ। वो इंटीग्रेशन हो कैसे रहा है? बिकॉज कॉमन फैक्टर क्या है? प्राइवेट प्लेयर। वो प्राइवेट प्लेयर हर जगह पे जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, उसकी वजह से वो ग्लोबलाइजेशन आउटकम है ना। और ये प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट प्लेयर है वो ऐसा कर क्यों पा रहा है कि वो हर प्लेसेस पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। दिस इज द लिंक कि इकोनॉमीज ओपन अप हुई। अंडरस्टूड? चलो टाइम स्टार्ट करते हैं, लास्ट 10 मार्कर है, लिखो फिर डिस्कस करेंगे। डन, टाइम ओवर, क्वेश्चंस ओवर। अगेन मॉडल आंसर जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, जो भी कंटेंट मैं आपको हेड्सअप देता हूं उसी के लाइन पे मॉडल आंसर्स हैं ऑफ कोर्स। सो एसेस द इंपैक्ट ऑफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी ऑन दी ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल के बारे में हमने इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया। एक दो एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, है ना, लाइक गॉन्स ट्राइब, खासी ट्राइब, डोंगरी अकाउंट ट्राइब, दे हैव फेस्ड डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल इरोजन। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट से। इंपैक्ट मैंने आपको बोला था 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ मॉडल आंसर में 1 पार्ट में है ना, कि इंपैक्ट क्या होगा मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का ट्राइबल कम्युनिटी में, है ना। देखते जाते हैं पॉइंट क्या है। कल्चरल डाइल्यूशन, है ना, बिकॉज ऑफ कॉमोडिफिकेशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे इंपैक्ट आएगा ट्राइबल कम्युनिटी में, बिकॉज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, बिकॉज यू आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन डिक्लाइन हो रही है, तो उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे उसका इंपैक्ट है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट,
है ना, जो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम है वो इरोड हो रहे हैं और मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटी उन्हें मिल नहीं रही है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद इन द ट्राइबल कम्युनिटी, वहां भी इनइक्वालिटी आ गई बिकॉज ऑफ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, है ना। चेंजेस इन जेंडर रोल्स, बिकॉज जो लाइक लेट्स से कि इकोनॉमिकली जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हैं, है ना, विच particular gender is better able to access those opportunity, it also determine the gender role at home। भाई अगर ट्रेडिशनली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटीज थी, समवेयर मैट्री लोकल सोसाइटी भी थी, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है वो किस तरीके से वर्क करती है कि मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मेन, तो वो जेंडर रोल को इंपैक्ट कर रहा है ट्राइबल सोसाइटी में। समझ में आया? कल्चरल कमोडिफिकेशन, है ना, कि कल्चरल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ट्राइबल पीपल किस चीज पे रिलाई करते हैं, आइडेंटिटी उनकी, कि जो कल्चर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बिकॉज ऑफ कॉमोडिफिकेशन इंट्रिंसिक वैल्यू रही नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि क्या फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इंपैक्ट, लीगल एंड पॉलिसी चैलेंजेस। भाई फॉर एग्जांपल मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जो स्टेट है, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते थे, दे टेंड टू स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जो लीगल एंड पॉलिसीज हैं वो आती है इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर विच कैन हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, लाइक डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे नियामगिरी हिल्स है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, है ना, तो ये भी एक इंपैक्ट है ट्राइबल पीपल के ऊपर, बिकॉज दे आर फेसिंग थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी। अब उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स बना के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी करती है। इजी इजी पॉइंट है ना। फिर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, ये समझ में आता है। लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्पोजेशन, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट हैं। देन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल, है ना, बिकॉज जो उनका ट्रेडिशनल वे था वो आपने इरोड कर दिया, बट जो मॉडर्न अपॉर्चुनिटी है उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये भी समझ में आता है। अब बात करते हैं एथनिक टेंशन की। तो एथनिक टेंशन वो जो 3 कैटेगरी मैंने बताई थी उसी में सोचना। देखिए ये जो इस सब टाइप की स्ट्रक्चरिंग है ना, जैसे एथनिक टेंशंस मैंने आपको बताई ट्राइबल पीपल की, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, ट्राइबल वर्सेस स्टेट। ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे। ये थिंकिंग स्ट्रक्चर मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन में बनाया था कि जब भी ट्राइबल के एथनिक टेंशन सोचने हैं ना, जितने भी इशू आपको फैले हुए दिखते हैं उनको 3 पार्ट में आपने सोचा अगर, तो जब आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड होगी तो आंसर और बेटर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में स्ट्रक्चर करके भी आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर जैसे रिसोर्स कंपटीशन है, रिसोर्स कंपटीशन ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल भी है, ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर भी है। मार्जिनलाइजेशन एंड रेजिस्टेंस है, ट्राइबल कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन है तो वहां पे इंपैक्ट निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये भी मैंने बताया। फिर इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है ना। इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन है दे वांट टू फॉलो मॉडर्न कल्चर, बट जो ओल्डर जनरेशन है दे वांट टू स्टिक टू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बिकॉज अगेन वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड इनइक्वालिटी, उसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ रहा है। एंड कल्चरल इनसेंसिटिविटी, बिकॉज कल्चरल इरोड हो रहा है उनका, ठीक है। लिख दोगे, इजी है, डन। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में मैंने दे दी है, काका कालेकर कमीशन, एल्विन कमेटी, तो कुछ यहां से आप ऐड कर सकते हैं कंटेंट, है ना। अदरवाइज कंक्लूजन में बिल्कुल सिंपल, नेहरू का पंचशील पॉलिसी लिखें। सेक्युलरिज्म, अगेन इसका पूरा ही आंसर मैंने आपको बताया था, सेक्युलरिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन को अवॉइड करके थोड़ा सा इनोवेट करते हैं। सेक्युलरिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ which seeks to promote rational, liberal and scientific attitude to the life of individual and also to the life of also to the public life, है ना। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, सेक्युलरिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन which tend to define the relationship between state, religion and individual। समझ में आया व्हाट आई एम अवॉइडिंग, कि वो क्लीशे डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, है ना। फिर अगेन ये मैंने आपको एड ऑन कराया था कि कंपेयर है ना, कि क्या नया हम कर सकते हैं। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वाले 3-4 पॉइंट याद है आपको, स्टेट, रिलीजन एंड इंडिविजुअल। फिर बोथ मॉडल टेंड टू प्रमोट रैशनल, लिबरल एंड इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यू, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं सिमिलैरिटी में। इसके बाद डिफरेंस टेबल में लिखें। ये टेबल देख लोगे मल्टीपल टाइम्स, मैंने आपको पढ़ाई भी है क्लास के अंदर, ये इजीली एक बार जस्ट गो थ्रू इट, है ना, कि डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, अप्रोच में क्या डिफरेंस है, स्टेट का क्या रोल है,
इंडियन मॉडल में इंटरवेंशन अलाउड है, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल में कंप्लीट सेपरेशन है, ठीक है। फिर रिलीजियस फ्रीडम, भाई इंडिया में भी सेक्युलरिज्म में रिलीजियस फ्रीडम अलाउड है इवन इन द पब्लिक स्फेयर, बट वेस्टर्न मॉडल में रिलीजन को बिल्कुल प्राइवेट स्फेयर में पुश किया गया है, ठीक है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को अपने अपने कल्चरल राइट्स हैं, है ना, लाइक जैन्स हैव सर्टेन डिफरेंट राइट, तो डिफरेंशिएटेड राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है इन मल्टीकल्चरलिज्म वो इंडिया के मॉडल में अडॉप्टेड है। तो एजुकेशन, एजुकेशन में मैंने आपको ये क्या डिफाइन कर सकते हो कि इन इंडिया जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दे कैन आल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, है ना, बट वहां पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता स्टेट। लेकिन इन केस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज कंप्लीट सेक्युलर एजुकेशन विल बी देयर, है ना। डन। लीगल सिस्टम, यूसीसी का एग्जांपल देखा। फेस्टिवल मैंने आपको बोला कि जो इंडिया में रिलीजियस इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेज हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल हॉलिडे, वेस्टर्न कंट्री में नहीं है वो, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे रिलीजियस सिंबल्स आर यूटिलाइज्ड, ठीक है। डन। अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या चैलेंज फेस कर रहा है, एक तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकलिज्म का, है ना, पार्टीशन, है ना, वो पुराना चैलेंज हो गया। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो रेटोरिक है, रिलीजियस रेटोरिक, वो इंटेंसिफाइड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिबेट आपको पता होगा, आर्टिकल 25 वर्सेस 26 एक जगह। 25 इज अबाउट इंडिविजुअल रिलीजियस, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 26 अबाउट कम्युनिटी राइट्स। तो समटाइम जैसे सबरीमाला का एग्जांपल है, 25 एंड 26 कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। 25 क्या बोलते हैं कि भाई अगर वुमेन वांट टू गो टू द सबरीमाला टेंपल इट शुड बी देयर फ्रीडम, बट 26 क्या बोलते हैं, कम्युनिटी का राइट है, इफ दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट दे कैन रिस्ट्रिक्ट। समझ में आ रहा है, तो ऐसी 25 वर्सेस 14 भी कर सकते हैं। डन। तो प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट यहां पे लिखो, मतलब, है ना। चलो, फिर माइनॉरिटी मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट, क्योंकि यू हैव अलाउड स्टेट टू इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर, तो अगर माइनॉरिटी मार्जिनलाइज फील कर रही है तो भी वो स्टेट को बोलेगी, अगर माइनॉरिटी को कोई अपीज कर रहा है तो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज होगी, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रंगन्नाथ मिश्रा कमेटी भी यहां पे लिख सकते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, है ना, जुडिशरी आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, ठीक है। डन। फिर वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे इंडिया के सेक्युलरिज्म में, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करिए, है ना, जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वी नीड टू प्रमोट एजुकेशनल रिफॉर्म, बिकॉज इफ यू वांट टू टीच चिल्ड्रन सेक्युलर वैल्यूज तो देयर हैज टू बी रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर मीडिया रेगुलेशन, बिकॉज जो रिलीजियस रेटोरिक है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन उसको कौन बूस्ट देता है, मीडिया, है ना, फेक न्यूज, उसको कर्टेल करना पड़ेगा। एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ताकि इंटरफेथ डायलॉग और सबकी आपस में बने, बस, ठीक है। डन। आगे चलते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड रीजनलिज्म। इन इंट्रोडक्शन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 121 मेजर लैंग्वेज एंड मोर देन 1600 स्मॉल स्मॉल लैंग्वेजेस जिन्हें आप डायलेक्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल आपने लिख दिया कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया की क्या है। फिर आता है इंपैक्ट। अब इंपैक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव को आप मर्ज करके लिख सकते हैं इजीली। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट पोस्ट इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड रिसोर्स एलोकेशन, जैसे तेलंगाना में हुआ, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड आइडेंटिटी असर्शन, क्योंकि लिंग्विस्टिक डिफरेंशिएशन है तो पॉलिटिशियन विल यूज दिस डिफरेंशिएशन टू क्रिएट, टू मोबिलाइज पीपल ऑन दिस ग्राउंड एंड क्रिएट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अराउंड इट, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन, अब ये पॉजिटिव हो गया, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, है ना। तो अगर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नहीं होती और रीजनलिज्म इंडिया में नहीं होता, उस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए, है ना, तो जो लोकल लैंग्वेजेस है वो खत्म हो जाती। फिर सोशल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल टेंशन, जैसे आपको याद होगा हमने बात की थी, एक केस स्टडी मैंने आपको दिया था नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया के जो डेवलपमेंटल जर्नी रही है उसमें डिफरेंस में, याद है आपको। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन साउथ इंडिया
there is a unity at the state level in contrast to UP and Bihar नॉर्थ में, जहां पे the state are divided on caste lines. ठीक है, याद है आपको? तो सोशल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल टेंशन. इसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन एंड फेडरल डायनेमिक, उसको भी इंपैक्ट होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. जो भी फेडरल डिमांड्स आते हैं, ऑटोनॉमी के डिमांड्स आते हैं, वो बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है. डन. फिर लीगल एंड पॉलिसी मेजर लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इंपोजिशन ऑफ हिंदी. ठीक है, लिख दोगे आसानी से. चलो, अब वे फॉरवर्ड बिल्कुल क्लीशेड हो गया. अब समझ में आ रहा है आपको कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने के जो वे फॉरवर्ड है वो कॉमन है, कि प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, स्ट्रेंथन फेडरल मैकेनिज्म, कि भाई रीजनलिज्म अपने आप में बुरा नहीं है, डाइवर्सिटी अपने आप में बुरी नहीं है ना. उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ना, उन्होंने फेडरलिज्म एस्टैब्लिश किया है, तो उस फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन करो, है ना, स्पेशली जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट है. चलो, इसके बाद एनकरेज कल्चरल एक्सचेंज. कल्चरल एक्सचेंज, एक भारत श्रेष्ठ भारत. फिर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वी नीड टू प्रमोट. तो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है ना. तो अलग अलग लैंग्वेज हमें एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट करना चाहिए. फिर लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म, तो ऐसे करके आराम से वे फॉरवर्ड वही वाले जो पीछे लिखे थे वो आप यहां पे लिख सकते हैं. डन. ये क्वेश्चन आपने खुद लिखा था, है ना. इसको डिस्कस करते हैं. एजिंग पॉपुलेशन एंड इसका सोशल पॉलिसीज पे क्या इंपैक्ट है. स्टार्टिंग में देखिए, इन द रियल एग्जामिनेशन यू वोंट बी गेटिंग एनी टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. आप वहां पे 7 मिनट में ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में आप वहां एग्जाम में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे. मे बी 10-15 सेकंड का आप बस पॉज लोगे क्वेश्चन पढ़ के और जल्दी से स्ट्रक्चरिंग करके यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. और अब ये होगा कैसे, अब आप फिर परेशान हो गए बात सुन के. ये होगा कैसे कि अल्टीमेटली राइट नाउ यू थिंक एंड देन यू राइट. बट वही जो कार ड्राइविंग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस योर कैपेसिटी विल इंक्रीज एंड यू विल डू दीज टू टास्क साइमल्टेनियसली. आपने क्वेश्चन पढ़ा, 10 सेकंड में स्ट्रक्चर सोच लोगे आप, एंड देन लिखोगे और सोचते जाओगे और लिखते जाओगे, साथ साथ सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, है ना. व्हाट हैपन इन द रियल मेंस एग्जामिनेशन इज once you are writing a point, then you are back of the mind thinking about the next point. लिख एक पॉइंट रहे हो, सोच अगले पॉइंट के बारे में रहे हो. तो दिस विल हैपन साइमल्टेनियसली. चलो, अब एल्डरली पॉपुलेशन. तो इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन ग्रोइंग रैपिडली. डेटा आप यहां पे दे सकते हैं. प्रेजेंटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 60 एंड 319 मिलियन elderly people by 2050 as projected by नीति आयोग. ठीक है, सिंपल आपने डेटा डाला. बॉडी ऑफ द आंसर, इंप्लीकेशन ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन फॉर सोशल पॉलिसीज इन इंडिया, है ना. देखिए, वैसे सारे पॉइंट बहुत कॉमन है कि लाइक अगर पॉपुलेशन एज कर रही है तो एल्डरली के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए. सिंपल. इफ द पॉपुलेशन इज एजिंग देन डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा. डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा तो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, लाइक पेंशन, इंश्योरेंस. ठीक है, सिंपल है. इसके बाद अगर एल्डरली पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो इट इज अ वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो सोशल एक्सक्लूजन विल इंक्रीज. तो सोशल एक्सक्लूजन को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज हमें लानी पड़ेंगी. फिर हाउसिंग एंड लिविंग अरेंजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट ओल्ड एज होम्स हमें चाहिए. हाउसिंग इश्यू को सॉल्व करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. फिर चलो, डिजिटल डिवाइड ये कॉमन हो गए. वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली पीपल इज, इवन अगर आप देखेंगे जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ रहा है, बट जो वर्किंग एज है वो तो नहीं बढ़ रही ना आगे. नाउ दे वांट टू बी एंगेज्ड प्रोडक्टिवली इन द सोसाइटी, इकोनॉमी. तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना. फिर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क. लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस एक्ट, है ना. जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअलिज्म का कल्चर बढ़ रहा है इंडिया में, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ रहा है ना. तो हाउ अबाउट द एल्डरली पीपल जिन्होंने लाइक फर्स्ट 20 इयर्स के लिए दे हैव, आई वुड से कि अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल इमोशनलेस तरीके से देखोगे, लाइक पेरेंट्स हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन द चिल्ड्रन फॉर 20 इयर्स. आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखिए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट देखिए, है ना. तो दे डिजर्व दिस थिंग कि एटलीस्ट लास्ट के 20 ईयर द चिल्ड्रन शुड सपोर्ट द फैमिली. तो उसके लिए लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें चाहिए इफ समबडी इज रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं. एक मैं चेंज और सजेस्ट करूंगा आपको यहां पे, एक और अच्छा पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, लेबर पॉलिसीज. देखिए,
ये पॉइंट आप यहां पे ऐड कर सकते हैं कि इन इंडिया, लिसन दिस थिंग केयरफुली, इन इंडिया the aging has not been uniform. Like for example, in the South India, in southern part of the India, we have already achieved replacement level fertility rate, and soon the population will be aging in the South India. But if we see the North India, the demographic dividend peak is yet to come. So considering this differential aging, in India's landscape, we need to have labor policies, है ना, which are favoring this differential aging phenomena in the India. भाई फॉर एग्जांपल अगर साउथ इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो माइग्रेशन करो नॉर्थ से साउथ. नॉर्थ में क्या है, लेबर ज्यादा है. साउथ में क्या है ना, कि क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है तो लेबर रिड्यूस हो रहा है. तो दिस इज द ब्यूटी इन इंडिया कि लेबर पॉलिसीज इस तरीके से मैनेज करो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरीके से मैनेज करो कि लेबर की कहीं शॉर्टेज ना हो. समझ में आ रहा है? चलो डन. फिर कैसे वेलबींग एंश्योर कर सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन सोच लो. लाइक जेरियाट्रिक केयर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू प्रमोट, है ना. फिर पेंशन स्कीम वी नीड टू एनहांस. समझ में आ रहा है? इंसेंटिवाइजिंग सिल्वर इकोनॉमी, मतलब जो केयर इकोनॉमी है बेसिकली, ठीक है. फिर उसके बाद सपोर्ट फॉर फैमिली केयर गिवर, अगर फैमिली में भी कोई केयर गिवर है तो उसको भी तो सपोर्ट चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं. एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, है ना, इट इज लाइक अगर कोई एज्ड पर्सन है ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं, चलो आप 60 ईयर अबव का तो छोड़ दो. टू एन एक्सटेंट आई एम स्केयर्ड टू गो ऑन इंडियन रोड्स, एंड ऑनेस्टली दिस इज द सिनेरियो, आई हार्डली गो ऑन माई लेग्स इन इंडियन रोड्स. लाइक यार कोई व्हीकल है तो चलते हैं, like, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, तो ऐसे में ओल्ड एज जो पर्सन है वो तो घर के बाहर जा ही नहीं सकता. तो हमें ओल्ड एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है. Promoting social inclusion and community engagement, expanding long-term care facility, leveraging technology for elderly care, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है. वी कैन एंश्योर कि हाउ these elderly population will participate in the economy. We can learn from the international experience like Japan, like Korea. ठीक है, तो that point you can write. Then public awareness, done. ठीक है. अब आया लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनल हार्मनी. In the introduction, you can define globalization, है ना, कि it is the free flow of ideas, labor, capital, etc., leading to the interconnection between economy and society at the global level, है ना. इसके बाद impact of globalization on communal harmony, positive और negative. Positive क्या है? Cultural exchange and awareness will increase, thus cultural prejudices will reduce, promoting the harmony. Economic growth and job creation will make people focus on economic issue rather identity issue. International scrutiny and policy pressure will make sure that rights of the individual, especially minority in any society, is very well preserved. फिर enhanced communication and information access because of market driven economy and globalization, जो भी सोशल मीडिया है वहां पे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस इंक्रीज हो गया है, तो जो बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे. नेगेटिव इफेक्ट क्या है? social fragmentation and identity conflict. So again, because inequality is there, inequality आ रहा है तो social fragmentation हो रहा है, एक दूसरे से jealousy बढ़ रहा है ना, रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जॉब के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना. 10 वहां से वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले लूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ जा रहा है ना. कोई पॉलिटिशियन किसी कम्युनिटी को ये नहीं बताएगा कि बिकॉज यू लैक स्किल, यू लैक एजुकेशन, दैट्स व्हाई यू आर पुअर. उसको क्या बताएगा? बिकॉज यू बिलोंग टू फलाना कम्युनिटी, दैट इज व्हाई यू आर पुअर. एंड पीपल वांट टू बिलीव इट बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव अबाउट देमसेल्फ ना, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव अबाउट देमसेल्फ. दे विल थिंक यस क्योंकि हम XYZ कम्युनिटी से हैं इसलिए हम पुअर हैं, है ना. तो वो जो ग्रोथ फिनोमिना है वो समझाना बहुत जरूरी है लोगों को, ठीक है. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड जॉब कंपटीशन इज देयर, अगेन कंपटीशन वाला एलिमेंट आ गया. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गया. फिर लोकल ट्रेडिशन जो है उनका इरोजन हो रहा है, तो वहां से भी जो माइनॉरिटीज हैं दे फील इनसिक्योर, दस लीडिंग टू कम्युनल डिसहार्मनी. फिर मीडिया है जहां पे कि स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रीमिस्ट व्यूज देयर, डन. उसकी वजह से कम्युनल हार्मनी ऑफ कोर्स हर्ट होगी.
अगर आप देखेंगे जितने भी राइट्स इंडिया में 2010 के बाद हुए हैं, चाहे दिल्ली राइट्स हुआ हो या मुजफ्फरनगर राइट्स रहा हो, वहां पे फेक इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल। वे फॉरवर्ड क्या है, इंक्लूसिव पॉलिसीज, वही कहानी आएगी। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, इंटरफेथ डायलॉग वी नीड टू प्रमोट, है ना, क्लीशेड बातें हैं। लीगल रिफॉर्म्स वी मेक श्योर कि डिस्क्रिमिनेशन हम अवॉइड करें, ठीक है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रिजर्व करें, ठीक है। फिर एजुकेशनल इनिशिएटिव, है ना, तो अगेन सेक्युलर एजुकेशन वी नीड टू प्रमोट, कम्युनिटी पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, राइट्स को रोकने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वर्किंग विद दोज ग्रुप जो कि इसी लाइन पे वर्क कर रहे हैं।